आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कौशिक, गणित अध्यापक, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी, रोहतक। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज कक्षा 9वीं के गणित विषय के अध्याय 2 बहुपद उपविषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले अध्याय के नाम से ही शुरुआत करते हैं। बहुपद। अक्सर यह नाम भ्रांति उत्पन्न करता है। विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांति उत्पन्न करता है बहुपद। बहु बहुत ज्यादा या एक से ज्यादा, पद स्टेप्स या पद एक से ज्यादा पद हो, वो बहुपद कहलाता है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आप बहुपद के अर्थ से, शब्द के अर्थ से आप बहुपद की परिभाषा मत समझिए, आप उसको छोड़ दीजिए, बहुपद के नाम पर मत जाइए। चलो आइए देखते हैं या चर्चा करते हैं कि बहुपद वास्तव में है क्या। देखिए, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। यहां पर देखिए, x + 1, ये जो आपके सामने एक बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है, क्या ये बहुपद है? क्या आप इसको बहुपद कहेंगे? सोचिए। हाँ, यह एक बहुपद है, बिल्कुल यह एक बहुपद है। मैं और कुछ उदाहरण दे रहा हूं। क्या यह एक बहुपद है? बिल्कुल है। क्या आप इसको बहुपद कहेंगे? सोचिए। बिल्कुल, यह भी बहुपद है। अब आगे देखिए, क्या ये बहुपद है? बिल्कुल है। ये सभी क्या हैं? ये सभी बहुपद हैं। हाँ, बहुपद हैं। अब इनको थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, मैं एक और उदाहरण देता हूं, उसके बाद समझेंगे। इस तरह से, क्या ये एक बहुपद है? ये सारा का सारा बहुपद है। हाँ, यह भी बहुपद है। तो अब देखिए, इसमें कितने स्टेप्स हैं? 2 स्टेप्स हैं, एक x और एक 1। एक इसमें 2 स्टेप्स हैं। इसमें कितने स्टेप्स हैं? देखिए, एक ही तो स्टेप है, एक ही तो पद है। इसमें भी कितने पद हैं? 2 पद हैं। एक पद है x² और दूसरा है 1। इसमें भी कितने पद हैं? 2 पद हैं। एक पद है 5x⁹9, 5x की शक्ति 9, और दूसरा पद 9 है। अब ये देखिए, ये 2 पद हैं, ये भी 2 पद हैं, ये केवल एक ही पद है, ये भी 2 पद हैं। अब यहां आइए, यहां कितने स्टेप्स हैं, कितने पद हैं? 1 2 3 4। इसमें कितने पद हैं? इसमें 4 पद हैं। तो ये भी बहुपद है। अब जो हमारी धारणा थी बहुपद के लिए कि एक से ज्यादा होंगे या बहुपद ज्यादा पद होंगे, वो तो खत्म हो गई, क्योंकि एक पद वाला भी बहुपद है। हमने क्या लिखा है? हाँ लिखा है। इसको, इसके लिए भी तो हाँ लिखा है, तो ये भी बहुपद है। तो वो धारणा जो है बहुपद, एक से ज्यादा पद या बहुत सारे पद, वो उसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप उसको बिल्कुल भूल जाइए। अब धीरे धीरे आएंगे कि बहुपद वास्तव में है क्या।
तो देखिए मैंने कुछ उदाहरण दिए आपको जो कि बहुपद हैं। आप इनमें कुछ बता सकते हैं कि क्या चीज एक जैसी है। भाई आधार एक जैसे हैं या शक्तियां एक जैसी हैं या और कोई, जैसे प्लस है माइनस है, इस तरह से आप इसमें माइनस भी ले सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि x³ - 3 तो ये भी बहुपद है। कभी आपके दिमाग में ये आए कि हर जगह प्लस ही प्लस लिया गया है तो प्लस वाले बहुपद है, नहीं, बिल्कुल माइनस अगर है तो वो भी बहुपद है। तो ये भी, इसमें भी कितने स्टेप्स हैं? 2 हैं। या आप इसको अगर यूं कहना चाहें तो इसमें कितने स्टेप्स हैं? इसमें 3 स्टेप्स हैं और ये भी बहुपद है। अब देखिए बहुपद से एक, यहां से इन उदाहरणों से एक सार्वभौमिक निर्णय जो ले सकते हैं हम, वो क्या ले सकते हैं कि वेरिएबल होना चाहिए। बहुपद के लिए क्या होना चाहिए? वेरिएबल। वेरिएबल भी है, सब में वेरिएबल है, बिल्कुल सब में वेरिएबल है। अब वेरिएबल की पावर क्या है, शक्ति क्या है, घात क्या है वेरिएबल की? देखिए इसमें क्या है? 1। इसमें क्या है? इसमें भी पावर क्या है? 1 है। और इसमें पावर शक्ति क्या है? इसमें घात क्या है? 2 है। इसमें वेरिएबल की घात क्या है? 9 है। इसमें वेरिएबल की घात 3, इसमें 2, इसमें 1। इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? 3 है। इसमें क्या है? 1 है। तो इस तरह से हमने देखा कि वेरिएबल की जो पावर है वो क्या आ रही है? नेचुरल नंबर आ रही है, प्राकृत संख्याएं आ रही हैं। देखिए 1 भी प्राकृत संख्या है, 2 भी प्राकृत संख्या है, 9 भी प्राकृत संख्या है, 3 भी प्राकृत संख्या है, 2 भी, 1 भी प्राकृत संख्या है। इस तरह से सारी क्या आ रही हैं? प्राकृत संख्याएं आ रही हैं। अब आपको थोड़ा सा इसके बहुपद के बारे में विस्तृत रूप से आपको चर्चा में लेके चलते हैं। आइए देखते हैं। अब आपके सामने मैं एक और उदाहरण देता हूं, लिखता हूं, एक संख्या लिख रहा हूं और मैं इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं कि क्या ये बहुपद है या नहीं है। क्या आप इसको बहुपद सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? बताइए। 5 जो संख्या है क्या वो बहुपद है या नहीं है? अब यहां पर बहुपद के 2 प्रकार सामने आते हैं। यहां पर 2 प्रकार सामने आते हैं बहुपद के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले 5 के बारे में चर्चा करते हैं कि वो बहुपद है या नहीं है। शायद आप लोगों के मन में यही आ रहा होगा कि 5 जो है वो बहुपद नहीं है, यही आ रहा होगा, लेकिन आप गलत हैं। 5 भी क्या है? एक बहुपद है। यह भी क्या है? बहुपद है। देखिए कैसे 5 भी बहुपद है। इस तरह से यहां पर इसके साथ x की पावर क्या है? 0। और किसी की पावर 0 हो तो वो क्या हो जाता है? वो 1 हो जाता है। और किसके बराबर आ गया? ये है यहां से 5 जो है वो 5 के ही बराबर रहा। और x की पावर क्या है? 0 है। अब जो हमने ऊपर वाले उदाहरणों में देखा था कि प्राकृत संख्याएं, हम निर्णय पर पहुंचे थे कि प्राकृत संख्याएं हैं पावर में, घात जो है वो प्राकृत संख्याएं हैं। यहां पर क्या आ गया? 0। 0 शून्य, शून्य तो प्राकृत संख्या नहीं है और शून्य प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन ये क्या है? ये एक बहुपद है। तो अब हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बहुपद की घात या शक्ति हमेशा पूर्ण संख्या होती है।
बहुपद की घात, बहुपद की शक्ति क्या होती है? हमेशा पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होते हैं। ये हमें अब तक यही समझ में आया कि जो बहुपद की शक्ति है, जो घात है, वो क्या होनी चाहिए? वो होल नंबर होनी चाहिए। अगर कोई दूसरा नंबर है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। साफ सी और सीधी सी बात, बहुपद की घात जो शक्ति है वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर। पावर ऑफ वेरिएबल, होल नंबर। चर की घात, पूर्ण संख्या। अब देखिए, इसमें आप पूर्ण संख्या होनी चाहिए वेरिएबल की पावर, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। तो इसमें देखिए, x की पावर क्या है? 1, x की पावर 100, y की पावर 100, y की पावर 2। इसी तरह से ये सब हैं। तो इनमें क्या है? इनमें है पावर जो है वो क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसलिए ये सभी के सभी क्या हैं? ये बहुपद हैं। अब आइए आगे चलते हैं। आइए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, बहुपद के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। बहुपद के प्रकार। देखिए, 3 प्रकार के बहुपद हैं। पहला है चर बहुपद, दूसरा है अचर बहुपद, और तीसरा है शून्य बहुपद। चर बहुपद, अचर बहुपद, शून्य बहुपद। अब थोड़ी थोड़ी सी इन तीनों के बारे में चर्चा करते हैं। चर बहुपद। चर बहुपद में क्या है कि कोई भी वेरिएबल, कोई भी चर है, आपके पास उसकी पावर जो है वो पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे ये या ये, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये क्या है? ये चर बहुपद है। ये कैसे बहुपद हैं? चर हैं, जिसमें वेरिएबल चर हो। जिस बहुपद में चर हो वो क्या है? वो चर बहुपद है। या वेरिएबल हो जिसमें या जैसे इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स वेरिएबल है, इसमें क्या है? एक्स वेरिएबल है, इसमें भी एक्स वेरिएबल है। या आप यूं भी कह सकते हैं, ये भी क्या है? ये भी चर बहुपद है। इसमें भी क्या है? इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये सभी उदाहरण क्या किसके हैं? ये चर बहुपद के उदाहरण हैं। अब अचर बहुपद। अचर कांस्टेंट, चर वेरिएबल। अचर बहुपद। अचर बहुपद में आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी संख्याएं अचर बहुपद में आती है। ये अचर बहुपद में x की पावर क्या होती है? 0। तो 6 किसके इक्वल है? 6 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 0। तो ये अचर बहुपद है। अब शून्य बहुपद। शून्य बहुपद 0। शून्य बहुपद 0। हाँ विद्यार्थियों, आगे चल के हम शून्यक पढ़ेंगे बहुपद के, तो शून्य बहुपद और शून्यक में बहुत अंतर है। ये बिल्कुल भी एक दूसरे के नजदीक नहीं है। इनसे बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो इस तरह से 3 प्रकार से हमने बांटा है बहुपद को: चर बहुपद, अचर बहुपद और शून्य बहुपद। अब मैं यहां पर थोड़ी सी चर्चा करता हूं कि बहुपद की घात क्या होगी। चलिए आगे करते हैं, बहुपद की घात के बारे में चर्चा करते हैं। अब आइए बहुपद की घात के बारे में चर्चा करते हैं।
तो सबसे पहले देखते हैं कि चर बहुपद की घात क्या होती है। मैं एक चर बहुपद का उदाहरण दे रहा हूं। ये एक चर बहुपद है। इस चर बहुपद में बहुपद की घात क्या होगी? तो सबसे बड़ी जो चर की शक्ति है, घात है, सबसे बड़ी, जैसे 9 है इसमें, तो घात क्या होगी इसमें? 9। क्यों? क्योंकि x की पावर जो है वो सबसे बड़ी पावर क्या है? 9 है। तो इस पूरे इसमें x की जो पावर है सबसे बड़ी वो क्या है? 9 है। तो इस तरह से तो जब बहुपद की घात की चर्चा होगी या बहुपद के घात के बारे में पूछा जाएगा तो विद्यार्थियों को चर की सबसे बड़ी घात ही बतानी है कि इस बहुपद की घात 9 है। या मैं एक उदाहरण और दे देता हूं। यहाँ पर x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3 जमा 1। अब इसमें क्या है? इसमें बहुपद की घात क्या है? इसमें भी बहुपद की घात क्या होगी? 5। क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है इसमें? वेरिएबल की जो पावर है, चर की जो शक्ति है सबसे बड़ी, वो क्या है? 5 है। तो इस तरह से चर बहुपद की घात आप क्या बताएंगे कि जो चर की सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी घात है, वही क्या है? वही बहुपद की घात है। अब देखिए आगे चलते हैं। अचर बहुपद की घात। अचर बहुपद मैंने अभी अभी बताया था कि भाई जैसे कांस्टेंट हैं वो सारे क्या हैं? वो अचर बहुपद हैं। ये सभी क्या हैं? ये अचर बहुपद हैं। इनकी घात क्या होती है? ध्यान से देखिए, इनकी घात 0 होती है। अचर बहुपद की घात 0 होती है और 0 बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। घात ही परिभाषित नहीं है। और 0 बहुपद आपको बताया था क्या होता है? 0 बहुपद 0। 0 बहुपद क्या होता है? 0 ही 0 बहुपद होता है। और 0 बहुपद की घात जो है वो परिभाषित नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुपद की घात क्या होती है। अब आगे देखते हैं कि बहुपद की सामान्य दशा क्या होती है। अब तक हमने बहुपद के उदाहरण लेकर के आगे बढ़े हैं हम, और अब बहुपद की सामान्य दशा देखेंगे कि जो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। आइए देखते हैं। देखिए, बहुपद की सामान्य दशा, जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होती है। ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 प्लस इस तरह से चलते जाएंगे और यहां पर आ जाएगी ए एन। इस तरह से यहां पर a1x और प्लस a0, ये बहुपद की सामान्य दशा है। इसमें मैं अलग अलग बताता हूं कि an माइनस 1, an माइनस 2, ये a1, a0, ये सभी क्या हैं? ये अचर हैं, मतलब कांस्टेंट हैं, संख्याएं हैं। और देखिए ध्यान से, यहां पर एक स्पेशल दिया जाता है कि a0 जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब लास्ट टर्म जो है वो 0 नहीं हो सकती। और क्या 0 नहीं हो सकता?
ए एन। आइए देखते हैं बहुपद की सामान्य दशा, जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये बहुपद की सामान्य दशा है। ए एन एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू इंटू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू। तो इस तरह से चलते जाएंगे। ए वन एक्स प्लस ए नॉट या ए जीरो। तो इस तरह से ये सामान्य दशा है बहुपद की। अब इसमें ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू और इस तरह से चलते जाएंगे। ए वन और ए नॉट या ए जीरो, ये सभी क्या हैं? अचर हैं। और विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ए एन जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर ए एन जीरो हो जाता है तो बहुपद की घात बदल जाएगी। अगर 9 घात का बहुपद है तो वो ये जीरो होने, ये स्टेप, एक स्टेप जो है वो जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा तो वो पावर घात जो है वो बदल जाएगी, वो उसकी सामान्य दशा में नहीं रहेगा। इसी तरह से जब देखिए कि शून्य बहुपद कब होता है, रैखिक बहुपद कब होता है, द्विघात बहुपद कब होता है और त्रिघात बहुपद कब होता है, आइए आगे इस बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए ये सभी जो कांस्टेंट हैं, अचर जो हैं, ये ए नॉट, ए वन, ए टू और इस तरह से ए एन, ये सब के सब अगर इक्वल टू जीरो होंगे, अगर ये सभी जीरो हो जाते हैं तो ध्यान से देखिए, अगर ये सभी जीरो हो जाते हैं तो बहुपद जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। इस तरह से सभी जीरो हो जाएंगे। कांस्टेंट जब जीरो होंगे तो क्या आ जाएगा? बहुपद किसके बराबर आ जाएगा? शून्य के आ जाएगा। और बहुपद किसके बराबर आएगा? शून्य हो जाएगा। और शून्य हो जाएगा तो उसको क्या कहा जाता है? शून्य बहुपद कहा जाता है। तो इसलिए बहुपद की सामान्य दशा में ये मानकर चला जाता है कि जो कांस्टेंट हैं उनमें से सभी के सभी जो अचर हैं वो शून्य नहीं हैं। इसलिए शून्य बहुपद, नहीं तो वो शून्य बहुपद बन जाएगा। अब जब n का मान n बराबर है शून्य के बराबर होगा तो देखिए क्या होगा। n शून्य के बराबर होगा मतलब पूरा बहुपद किसके बराबर आ जाएगा? बहुपद अचर होगा। बहुपद किसके बराबर आएगा? अचर के बराबर आएगा। और बहुपद अचर के बराबर आएगा तो वो क्या कहलाएगा? अचर बहुपद कहलाएगा। और उसकी जो घात है वो क्या होगी? शून्य घात होगी। तो ये स्थिति दूसरी है। पहली स्थिति क्या थी कि सभी जो अचर हैं वो जीरो के बराबर हो जाएं तो क्या होगा? शून्य बहुपद आ जाएगा। और दूसरी स्थिति क्या है? जब n जो है जीरो के बराबर हो जाए, जो सामान्य दशा है उसमें जब n जीरो के बराबर हो जाएगा तो n जीरो के बराबर हो जाएगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा? सारा एक कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा, क्योंकि x की पावर जीरो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। x की पावर जीरो क्या होगा? 1 होगा। और ये जीरो हो नहीं सकता क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया है कि an जो है वो जीरो के बराबर
नहीं है। तो इस तरह से n जब 0 होगा तो बहुपद जो है वो अचर बहुपद होगा। अब देखिए, अब जब n 1 के बराबर होगा तो क्या होगा? 1 के बराबर होगा n, तो किस तरह का बहुपद हमारे पास आएगा? देखिए, यह आएगा a1 x की पावर 1। अब जब x जो है n जो है वो 1 है, और क्या आ जाएगा हमारे पास? यह आ जाएगा a0 x की पावर 0। तो इस तरह से हमारे पास जो बहुपद आएगा वो ये आएगा ये। अब a1 और a0 क्या है? कांस्टेंट है। तो x की पावर 1, x की पावर 1, तो इस तरह के बहुपद को क्या बोला जाएगा? इसको रैखिक बहुपद बोला जाएगा, जहां पर x की पावर 1 होती है, वेरिएबल की पावर 1 होती है, तो उसको क्या बोला जाता है? रैखिक बहुपद बोला जाता है, रैखिक बहुपद। अब देखिए, अब जब n की पावर 2 हो तो क्या होगा? n की पावर इसमें 2 रखेंगे, यहां पर 2 होगी, तो क्या आएगा? देखिए, तो बहुपद किस तरह का आएगा? ध्यान से समझिएगा। बहुपद आएगा a2 x स्क्वेयर या x की घात 2 जमा a1 x की घात 1 और जमा a0। इस तरह का बहुपद आएगा जब x की n की वैल्यू 2 होगी। तो इस तरह के बहुपद को क्या बोला जाएगा? इस तरह के बहुपद को क्या कहा जाएगा? देखिए, इस तरह के बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? द्विघात बहुपद। इसमें वेरिएबल की जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है? 2 है, तो इसको क्या बोला जाएगा? द्विघात बहुपद। वेरिएबल की सबसे बड़ी घात क्या है? 1। सबसे बड़ी घात क्या है? 1, तो इसको क्या बोला गया? रैखिक बहुपद। तो इस तरह से हमने देखा कि जब n की वैल्यू 0 होती है तब अचर बहुपद, जब सारे जो अचर हैं वो 0 के बराबर होते हैं तो शून्य बहुपद, और जब n जो है वो 1 के बराबर होता है तो रैखिक बहुपद, और जब n जो है वो 2 के बराबर होता है तो क्या आता है हमारे पास? द्विघात बहुपद। तो इस तरह से आगे देखते हैं कि n की जो वैल्यू है जब 3 होती है तो क्या आएगा? देखिए, जब n बराबर है 3 है तो इसमें n की जगह 3 रखिए, तो ये आ जाएगा a3 x क्यूब प्लस a2 x स्क्वेयर प्लस a1 x और प्लस a0 a0। तो इसको, इसमें x की वैल्यू, सबसे x की जो बड़ी घात है वो क्या है? 3 है, तो इसको क्या बोला जाता है? त्रिघात बहुपद। और n घात वाला बहुपद, सामान्य दशा जो है वो n घात बहुपद की है। सामान्य जो दशा है वो किसकी है? n घात बहुपद की सामान्य है। जो हमने जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल लिखी है वो क्या है? वो n घात बहुपद की है। तो n की जगह आप क्या क्या ले सकते हैं? n जो है वो होल नंबर है। लेकिन अगर शून्य बहुपद या अचर बहुपद या शून्य बहुपद को एक तरफ रखा जाए और चर बहुपद के बारे में ही बात की जाए तो वेरिएबल की जो पावर है वो क्या आएगी? प्राकृत संख्या आएगी। तो ये ध्यान रखना है कि चर बहुपद, हम चर बहुपद की घात के बारे में बात करते हैं तो प्राकृत संख्या,
और अगर चर और अचर दोनों प्रकार की बात करते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं होंगी। प्यारे विद्यार्थियों, अब यहां पर एक प्रश्न उभरता है दिमाग में कि क्या एक पदी द्विपदी और त्रिपदी ये तीनों भी क्या बहुपद होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जैसे एक पदी आपने लिखा x, y, z, m, u, v या x स्क्वेयर या y स्क्वेयर या 9xy z, ये सब के सब क्या हैं? ये भी तो बहुपद हैं। ये सभी क्या हैं? बहुपद हैं। हमने पावर क्या देखनी है? इसकी पावर क्या है? एक है। इसकी भी पावर क्या है? एक है। इसकी भी पावर क्या है? एक है। हमें यही तो देखना है बहुपद के लिए कि पावर जो है वो प्राकृत संख्या या होल नंबर होनी चाहिए, और वो इनकी पावर है। तो इस तरह से अब एक पदी, ये एक पदी है। अब द्विपदी x+1, x स्क्वेयर प्लस x या x+9 या x स्क्वेयर प्लस 3, ये क्या हैं? ये सभी द्विपदी हैं। या आप यहां पर एक और उदाहरण दे सकते हैं x+y, ये सब क्या हैं? ये द्विपदी हैं। इनमें दो स्टेप हैं, लेकिन ये भी तो सब के सब पोलिनोमियल हैं। ये भी तो पोलिनोमियल हैं। इसी तरह से त्रिपदी ये या x+y+z, x+y+9, इस तरह से ये क्या हैं? ये सभी त्रिपदी हैं। इसमें इनमें 3 स्टेप्स हैं, 3 पद हैं, लेकिन ये भी क्या हैं? ये भी पोलिनोमियल हैं। क्यों पोलिनोमियल हैं? क्यों बहुपद हैं? देखिए, इसमें 2 वेरिएबल हैं अलग अलग, 2 चर हैं अलग अलग, तो ये बहुपद है 2 चर वाले बहुपद। इसमें 3 चर हैं, तो ये 3 चर वाले बहुपद, क्योंकि जो वेरिएबल है, जो चर है, उसकी जो घात है वो क्या है? 1 है। इसमें भी घात क्या है? 1 है। अगर मैं यहां पर इनकी घात इस तरह से लिख दूं तो भी ये क्या है? पोलिनोमियल या बहुपद हैं। तो इस तरह से आप इस बात से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे कि एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी है, ये बहुपद हैं या नहीं है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि एक पदी भी बहुपद हैं, द्विपदी भी बहुपद हैं और त्रिपदी भी बहुपद हैं। हाँ, ये अलग अलग वो विषय, चर्चा का विषय है जो कि आप आगे करेंगे कि इसमें 2 चर हैं तो ये 2 चर वाला बहुपद है या 1 चर वाला बहुपद है। तो इस तरह से आप अलग अलग इनको समझेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब चर्चा करते हैं बहुपद के शून्यंक पर। बहुपद के शून्यंक देखिए, मान लेते हैं कि px एक बहुपद है, px एक बहुपद हमने ले लिया। अब इस बहुपद के शून्यक कौन से होंगे? देखिए, शून्यक क्या होगा? कौन कौन सा होगा शून्यक? x के जिस मान के लिए px 0 के बराबर हो जाए, तो x का मान शून्य कहलाएगा।
फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि px मान लिया कोई बहुपद है, हमने ले लिया एक बहुपद ले लिया px। अब x के जिस मान के लिए px जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा तो x का मान शून्य कहलाएगा। देखिए अब एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण देखिए, एक उदाहरण यहां पर ये देखिए px x क्यूब माइनस 1। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि x के किस मान के लिए px 0 हो रहा है, और मैं x के मान देता हूं 0, 1 और 2। इनमें से आपको चेक करने हैं कि शून्य कौन सा है। शून्य को बताइए क्या करना है कि शून्य छांटिए, शून्य छांटना है। देखिए कैसे, x की वैल्यू पहले 0 लीजिए तो p0 क्या हो गया, यहां पर 0 रखेंगे और -1, तो यहां पर रिजल्ट क्या आया p0 -1। अब यहां पर p1 देखिए 1 की पावर 3 -1, तो यहां पर क्या आया 1 -1 और 0 के बराबर, मतलब p1 जो है वो 0 के बराबर आ गया। तो x बराबर है 1 क्या हो गया, शून्य। ये हमें निकालना था। अब इसका दूसरा तीसरा जो वो है वो भी रख के देखते हैं। p की p2 मतलब x की वैल्यू क्या लेनी है यहाँ पर 2, तो 2 की पावर 3 -1 किसकी जगह रखा है हमने, x को, 2 को x की जगह रखा है। किसकी जगह रखा है, 2 को x की जगह रखा है। तो यहां से क्या आया हमारे पास, ये आ गया 8 -1 7। यहां से क्या आया, p2 जो है वो 0 के बराबर नहीं आया, तो x बराबर है 2, शून्यांक नहीं है। तो इस तरह से आप बताएंगे कि कोई भी बहुपद हो आपके सामने कि उसका शून्यांक जो है वो कौन सी संख्या होगी। और शून्यांक कौन सी संख्या होगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी बहुपद का शून्यांक जो है वो कौन सी संख्या होगी कि x के जिस मान के लिए px 0 के बराबर हो जाए। x के जिस मान के लिए px जो है वो 0 के बराबर हो जाए तो x का मान शून्यांक कहलाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर देख लीजिए px जो है वो क्या दे रखा था, बहुपद x क्यूब -1 x की पावर 3 घटा 1। यहाँ पर हमने 3 वैल्यूज ली x की, सबसे पहले क्या रख के देखा, 0 रख के देखा। तो हमारे पास p0 क्या आया, p0 हमारे पास क्या आ गया -1, 0 नहीं आया, और 0 नहीं आया तो ये शून्यांक नहीं है। इसी तरह से हमने फिर क्या रख के देखा, 1 रख के देखा, तो 1 रखने से p1 जो है वो 0 आ गया, मतलब बहुपद का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x बराबर है 1 दिए गए बहुपद का शून्यांक है। तो इस तरह से आप समझेंगे कि बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं और किस तरह से हम दर्शा सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि ये बहुपद का शून्यांक है या नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब चर्चा करते हैं शेषफल परिमेय पर। शेषफल परिमेय क्या है, देखिए शेषफल परिमेय भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ये शेषफल परिमेय है कि भाज्य जो है वो भागफल और भाजक की गुणा में अगर शेषफल जोड़ दिया जाए तो भाज्य आ जाता है। अब देखिए
हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं, भाग करना हमने सीखा है, तो उसी के अनुसार थोड़ा सा बिल्कुल आसान शब्दों में समझिए। जैसे हम 5 को 2 से भाग करते हैं तो कितने पर जाता है? 2 पर जाता है, और यहाँ 4 और ये 1। अब मैं आपको चिन्ह बना के इसी तरह से दिखाता हूं। ये क्या है? ये है भाज्य, ये है भाजक जिससे हम भाग करते हैं, और ये है भागफल, ये भागफल है, और जो बच जाता है वो क्या है? वो शेषफल है। तो इस तरह से ये कंप्लीट शेषफल परिमेय है। अब आप इसको अगर बीजगणित में या बीजीय व्यंजकों के या बहुपद के रूप में लिखें तो इस तरह से कर सकते हैं कि px को px जो है वो भाज्य है, और px बहुपद को gx बहुपद से भाग दिया जाता है, और qx बहुपद भागफल प्राप्त होता है, और इस तरह से rx शेषफल प्राप्त होता है। तो यहां पर देखिए px इज इक्वल टू gx इंटू qx और प्लस rx, और ये ही क्या है? ये ही शेषफल परिमेय है। आप अच्छी तरह से शेषफल परिमेय समझ गए होंगे। अब एक उदाहरण लेकर के और देखते हैं कि किस तरह से आप उसमें भाग करके और शेषफल और भागफल दोनों प्राप्त करते हैं। अब देखिए, हमने एक बहुपद लिया px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 को x जमा 1 से भाग कीजिए। तो देखिए कैसे करते हैं। ये भाज्य है हमारे पास, ये भाजक है। अब हमें भागफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें पावर्स की मैचिंग करनी है। इसमें 3 पावर है, तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? इस x को x की पावर 2 से। तो इस तरह से अब इस पूरे के साथ गुणा कीजिए। ये x की पावर 3 अब प्लस एक्स स्क्वेयर, और नीचे वाले के साइन चेंज कर दीजिए। ये क्या हो गया? 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा? माइनस एक्स स्क्वेयर, और ऊपर क्या बचा? प्लस 1। अब फिर आपको इस x से इसको डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा? माइनस एक्स, या हम इस यहाँ पर कौन सी संख्या लिखें जो इसके साथ गुणा करके एक्स स्क्वेयर प्राप्त होगा हमें। तो x को हम x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्राप्त होगा। तो इस तरह से पूरे से कंप्लीट गुणा कर दीजिए, ये एक्स स्क्वेयर। अब माइनस एक्स की प्लस 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? माइनस एक्स आ जाएगा। और इस तरह से ये साइन चेंज कीजिए, ये भी साइन चेंज, और ये कैंसल। ये क्या बचा यहाँ पर? x, और यहाँ पर क्या बचा? प्लस 1। अब कितने पर जाएगा? प्लस 1 पर। तो x प्लस 1। अब साइन चेंज करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास? 0 बच जाएगा। तो इस तरह से भाग करना है। अब देखिए, जब शेषफल 0 बच जाता है तो क्या मतलब है इसका? कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1। मतलब gx जो है फैक्टर है px का। यहां पर देखिए कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। अब देखिए px क्या है हमारे पास? प्लस 1। gx क्या है? x प्लस 1। और qx क्या है? एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। और ये क्या हो गया? 0। अब शेषफल 0 आ गया हमारे पास, और शेष 0 आ गया तो आप ये देखिए कि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के बराबर है एक्स क्यूब प्लस 1। तो अब ये दोनों ही तो इसके फैक्टर हैं। अब ये दोनों ही फैक्टर हैं, तो शून्यंक भी यहां से देख लेते हैं एक बार कि p की किस वैल्यू के लिए एक्स क्यूब प्लस 1 जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा।
देखिए p की किस वैल्यू के लिए, ये हमें चेक करना है कि 0 के बराबर किस वैल्यू के लिए होगा। तो यहां से देखिए हमने किससे डिवाइड किया था, x प्लस 1 से, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, -1। तो p की -1 के लिए देखिए -1 की क्यूब +1, और ये क्या हो जाएगा -1 +1, तो किसके बराबर आ गया, 0 की। तो क्या आया, -x इजिकल टू -1 क्या है, शून्यंक है। शून्यंक है किसका, px बहुपद का। तो इस तरह से शून्यंक भी यहां से हमने प्राप्त करना सीखा कि कैसे शून्यंक प्राप्त हुआ, और भाग विधि से हमने शेषफल परिमेय को भी सिद्ध भी किया, और उसके शेषफल परिमेय के हिसाब से हमने अपने क्वेश्चन निकाल कर भी देखे। तो इस तरह से हमने एक शेषफल परिमेय को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा, और जांच करके भी देखा और प्रयोग करके भी देखा कि किस तरह से बहुपद को बहुपद से जब भाग देते हैं तो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में क्या संबंध है। ओके, थैंक यू।